टू विस्तृत एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के इतिहास का, रणथंभौर का इतिहास। अब तक हमने राजस्थान के इतिहास में देखा है राजस्थान के इतिहास का सामान्य परिचय, फिर हमने पढ़ा था प्राचीन सभ्यताएं, देन राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, गुर्जर प्रतिहार वंश और उसके बाद अजमेर का इतिहास। तो आज हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? रणथंभौर का इतिहास। रणथंभौर का इतिहास। अब हमने लास्ट क्लास ली थी अजमेर के इतिहास की। उसमें हमने देखा था कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को गजनी लेकर चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी वहां पर उसे अंधा कर देता है और उसको वहीं पर उसकी हत्या भी कर देता है। तो उसके बाद 1194 तक अजमेर का जो शासन, अजमेर पर जिसने शासन किया था वो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा गोविंदराज। गोविंदराज को जब 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर से निकाल देता है, तब वो कहाँ जाता है? रणथंभौर जाता है, और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। तो रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? और अजमेर का इतिहास शुरू करने से पहले हमने एक चौहानों का वंश वृक्ष देखा था। उसमें भी हमने देखा था कि रणथंभौर में जो संस्थापक था वो कौन था? गोविंदराज। और अजमेर का संस्थापक में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? अजयराज। तो यहाँ पर रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक कौन होंगे? गोविंदराज। गोविंदराज। गोविंदराज ने अजमेर रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की थी? 1194 में। और इनके बाद शासक कौन बना? इनके बाद शासक बने थे वल्लन देव, वाघ भट्ट और फिर जैत्र सिंह। ये सभी शासक बने, लेकिन इनका इतना कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा नहीं है, तो इसलिए इतना डीप में भी नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद जो रणथंभौर का शासक बनता है जैत्र सिंह के बाद, इनका तीसरा पुत्र शासक बनता है, और उस तीसरे पुत्र का क्या नाम था? हम्मीर देव चौहान। तीसरा पुत्र कौन शासक बनता है? हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान जो था वो रणथंभौर के पूरे इतिहास का सबसे प्रतापी शासक था। सबसे प्रतापी शासक कौन था रणथंभौर के इतिहास में? तो हम्मीर देव चौहान सबसे प्रतापी शासक। काफी हटीला शासक था। कहा जाता है इनके लिए प्रसिद्ध उक्ति भी है कि तिरिया चढ़े, इनके लिए एक प्रसिद्ध उक्ति भी है जिसमें कहा गया है कि तिरिया तेल और हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। इसी में हम आगे देखते हैं कि इनकी जानकारी किन किन ग्रंथों से मिलती है। जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन कौन से हैं? हमने जब टॉपिक पढ़ा था, जो क्लास ली थी राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत की, उसमें हमने सबसे पहला नाम पढ़ा था हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ का, और जिसमें राजपूतों को क्या माना गया था? सूर्यवंशी। यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम्मीर देव चौहान की जो जानकारी मिलती है वो किन किन ग्रंथों से मिलती है। तो पहला ही नाम आता है हम्मीर महाकाव्य। पहला ही नाम क्या आएगा? हम्मीर महाकाव्य। और हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ के रचयिता कौन थे? हमने वहां पर भी पढ़ा था, नयन चंद्र सूरी। फिर उसके बाद में दो ग्रंथ आते हैं, एक तो है हम्मीर हट और दूसरा सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र का भी पिछली काफी सारी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि इनसे अलग अलग जानकारियां मिली थी। हम्मीर हट और एक है सुरजन चरित्र। ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? ये दोनों ग्रंथ है चंद्रशेखर के। एक ग्रंथ का नाम सुना है हमने, हम्मीर रासो। हम्मीर रासो एक नहीं है, दो ग्रंथ है, दोनों अलग अलग समय में लिखे गए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम्मीर रासो और दूसरा भी है हम्मीर रासो। पहला वाला जो हम्मीर रासो है वो कब लिखा गया? 13वीं शताब्दी में, और दूसरा वाला हम्मीर रासो लिखा गया 18वीं शताब्दी में। पहला वाला लिखा था सारंगधर ने, सारंगधर, और दूसरा वाला कौन लिखता है? दूसरा वाला लिखता है जोधराज। जोधराज वाला हम्मीर रासो कब लिखा गया? 18वीं शताब्दी में, और सारंगधर वाला लिखा गया 13वीं शताब्दी में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हम्मीर प्रबंध की।
हमीर हमीर बंधन की, हमीर बंधन, ये लिखा है अमृत कैलाश ने, अमृत कैलाश। एक ग्रंथ है हमीर रायण, ये किसका ग्रंथ है? भाउंड व्यास। और एक है हमीर राछड़ा। हमीर राछड़ा किसका है? हमीर राछड़ा लिखा है राजरूप। अब ये राछड़ा और रायण में कंफ्यूजन रहता है, तो रायण ण जिसमें आ रहा है उसी का जो लेखक होगा उसके नाम में भी ण होगा, तो भाउंड व्यास और रायण दोनों सिमिलर, ठीक है। और राछड़ा का रा और ये भी राजरूप। ओके, तो ये तो कुछ ग्रंथ थे जिनसे हमें जानकारी मिलती है किसकी? हमीरदेव चौहान की, जो कि रणथंभौर के इतिहास का सबसे प्रतापी शासक था। फिर इसके बाद हम बात करें हमीरदेव चौहान के समय की, तो जब हमीरदेव चौहान रणथंभौर में शासक थे तब दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था, या दिल्ली का बादशाह कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा जाता है कि रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किए, 1291 से 1292 2 आक्रमण किए, और 2 बार आक्रमण किए इस पर, हमीरदेव चौहान पर, मतलब रणथंभौर पर। और इन दोनों ही बार किए गए आक्रमण में कौन? अलाउद्दीन खिलजी असफल होता है। पहला वाला जब युद्ध लड़ा था 1291 में, तो इस युद्ध में हमीरदेव चौहान का एक सेनापति और सेनापति का क्या नाम था? गुरदास सैनी मारा गया। इधर जलालुद्दीन खिलजी को दोनों ही बार पराजय का सामना करना पड़ा, और फिर इसकी जो जानकारी मिलती है कि ये दोनों ही बार असफल रहा था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? बरनी ग्रंथ से। बरनी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। इस ग्रंथ से किसकी जानकारी मिलती है? कि जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार रणथंभौर पर आक्रमण किया और दोनों ही बार असफल हो गया। और ये ग्रंथ किसका है? तो ये ग्रंथ है बरनी का। जब जलालुद्दीन खिलजी 1292 में युद्ध से हारने के बाद में जब घेरा हटा रहा था तो रायचंद काफी सारे होते हैं, उस वक्त भी था जलालुद्दीन खिलजी के लिए। तो उस वक्त कौन था? मलिक अहमद चप ने सलाह दी तो कहा कि अभी घेरा मत हटाइए और युद्ध का सामना कीजिए। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक अहमद चप को चुप किया और कहा कि मैं ऐसे 100 दुर्गों या 10 दुर्गों को मुसलमान की मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो इन्होंने कौन सी उक्ति की थी उस वक्त? समझाने पर क्या कहा कि मैं ऐसे 100 या 10 दुर्गों को मुसलमान की मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये किसने कही थी उक्ति? जलालुद्दीन खिलजी ने। ये तो वही बात हो गई कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो दूर से देख कर कह दिया कि अंगूर खट्टा है। जब विजय प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने बस एक बहाना बना दिया कि मैं ऐसे 10 या 100 दुर्गों के पीछे दिल्ली की सल्तनत नहीं छोड़ सकता, ऐसा कुछ। अभी हमने क्या पढ़ा है? स्पेस खत्म हो गया, नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे हम। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उसको पहले रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा है चौहान वंश की स्थापना कौन करता है? रणथंभौर में। रणथंभौर का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 में करता है कौन? गोविंदराज शासक बना, और उसके बाद जो शासक बनता है रणथंभौर का
वल्लन देव बनता है, फिर बनता है वाघभट्ट और फिर बनता है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बाद शासक बनता है इसका तीसरा पुत्र, और यहीं से रणथंभौर का महत्वपूर्ण और रोचक इतिहास शुरू होता है। हम्मीरदेव चौहान जो थे वे सबसे प्रतापी शासक थे रणथंभौर के पूरे इतिहास में। इनकी जानकारी कौन कौन से ग्रंथ देते हैं, काफी सारे ग्रंथ हैं हम्मीरदेव चौहान पर लिखे हुए। तो हम्मीर महाकाव्य पहला नाम नैनचंद सूरी का है। हम्मीर हट और सुरजन चरित्र ये दोनों ही किसके हैं, चंद्रशेखर के। फिर उसके बाद हम देखते हैं हम्मीर रासो नाम के दो ग्रंथ हैं, दोनों ही अलग अलग समय में लिखे गए हैं, इसलिए दो अलग ग्रंथ हैं। 13वीं शताब्दी में जिसने लिखा उसका नाम है सारंगधर, और 18वीं शताब्दी में जिसने हम्मीर रासो लिखा उसका नाम है जोधराज। हम्मीर बंधन, अमृत कैलाश, हम्मीर रायण, भाउंड व्यास और हम्मीर राजड़ा राजरूप इनका ग्रंथ है। और फिर इसके बाद में हमने देखा था कि जब हम्मीरदेव चौहान रणथंभौर में शासन कर रहे थे, इनका शासनकाल देख लेते हैं। इनका शासनकाल जो था हम्मीरदेव चौहान का वो रहा है 1282 से लेकर 1301 के बीच, और जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा है 1290 से लेकर 1296 तक। ठीक है। तब जब रणथंभौर में हम्मीरदेव चौहान थे तब दिल्ली में कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। इस जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया, 1291 और 1292 में। जब 1291 में आक्रमण किया था तब हम्मीरदेव चौहान का सेनापति गुरदास सैनी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इसमें हम्मीरदेव चौहान की विजय हुई थी। दूसरी बार जब युद्ध किया था तब भी जलालुद्दीन खिलजी को पराजय का सामना करना पड़ा, हार ही नसीब में हुई, और इन दोनों ही आक्रमण में असफलता प्राप्त हुई थी। इसकी जानकारी हमें कौन सा ग्रंथ देता है, तो इसकी जानकारी हमें ग्रंथ देता है बर्नी का ग्रंथ तारीख-ए-फिरोजशाही। जब जलालुद्दीन घेरा हटा रहा था रणथंभौर से तब इनका एक सेनापति था मलिक अहमद चक, उसने रायचंद बनने की कोशिश की और उन्हें समझाया कि आप अभी घेरा मत हटाइए। तब जलालुद्दीन खिलजी ने एक उक्ति कही जो कि काफी फेमस हुई थी कि मैं ऐसे 100 दुर्गों या 10 दुर्गों को मुसलमान की मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये किसने कही थी, जलालुद्दीन खिलजी ने। किसके लिए, रणथंभौर दुर्ग की पराजय होने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है इसी का दामाद या भतीजा, और क्या नाम है उसका, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसको शॉर्ट में हम ये कह देंगे AK। बार बार अलाउद्दीन खिलजी इतना बड़ा कौन लिखेगा। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी हत्या कर देता है जलालुद्दीन खिलजी की, और अब शासक कौन बन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक कौन बन जाता है, दिल्ली का सुल्तान अब कौन बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी। अभी हम पढ़ रहे हैं रणथंभौर का इतिहास, तो रणथंभौर के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का क्या रोल रहा है उन सब के बारे में हम देखेंगे। अब जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है तो ये हम्मीरदेव चौहान पर आक्रमण के लिए आता है। कोई भी युद्ध क्यों लड़ा जाता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी लड़ाई फालतू में नहीं लड़ी जाती है, चाहे कोई राजा महाराजा हो या कोई सामान्य आम व्यक्ति हो। हम भी कोई पड़ोस में कोई लड़ाई हो रही होती है तो कोई रीजन होता है, उसी वजह से लड़ते हैं, बिना बात के तो लड़ते नहीं है। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के कारण क्या थे, हम्मीरदेव चौहान पर आक्रमण करने के। सबसे पहले तो हम देखते हैं सैद्धांतिक रूप से कहा जाता है कि साम्राज्यवादी नीति के तहत इसने आक्रमण किया था। सारे ही शासकों की अपनी अपनी नीतियां होती है, किसी की दिग्विजय नीति होती है, किसी की साम्राज्यवादी नीति होती है। तो इसकी कौन सी नीति थी, साम्राज्यवादी नीति, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण ये था कि दिल्ली महत्वपूर्ण साम्राज्य था पूरे भारत का। तो उस समय मध्यकालीन इतिहास में भारत के उस समय दिल्ली का जो सुल्तान होता था वो अन्य छोटी छोटी जो रियासतें होती थी उनसे टैक्स वसूल करता था, मतलब कर लेता था। इससे भी अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीरदेव चौहान से कर लेना चाहा और अलाउद्दीन खिलजी को हम्मीर ने कर देने से इनकार कर दिया। हम्मीर ने कर देने से मना कर दिया, तीसरा रीजन क्या था कि भले ही इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी, लेकिन जलालुद्दीन की हार का बदला यह लेना चाहता था। बात ईगो की थी। तो थर्ड रीजन क्या आता है कि अपने चाचा, और चाचा कौन, जलालुद्दीन खिलजी JK की हार का बदला लेना चाहता था, हार का बदला। और फोर्थ मोस्ट इंटरेस्टिंग कारण ये था कि हम्मीर ने
अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही और मंगोल विद्रोहियों का क्या नाम था? महमूद शाह और के हब्रू को शरण दे रखी थी, और इनको जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर से मांगा तो इसने इन्हें देने से इनकार कर दिया। हमीर ने इनकार कर दिया। ठीक है, अब पहले तो हम ये देखते हैं कि ये महमूद शाह और के हब्रू का माजरा क्या है। महमूद शाह कौन था? महमूद शाह अलाउद्दीन खिलजी का मंगोली विद्रोही था, और मंगोल से आए हुए लोगों को कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मार के मुसलमान बनाया था, जबरदस्ती मुसलमान बनाया था, तो इसके मन में बदले की भावना तो थी। यहाँ पर हम बात करते हैं महमूद शाह की। महमूद शाह को अलाउद्दीन खिलजी ने मार के मुसलमान बनाया था, ये इसका मंगोली विद्रोही था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी जिसका नाम है मराठा बेगम। इस मराठा बेगम को महमूद शाह से और महमूद शाह को मराठा बेगम से प्यार किया। ठीक है, ये दोनों छुपके मिलते थे, लेकिन एक न एक दिन इनका झूठ पकड़ा गया और अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया किसके बारे में? इन दोनों के इस प्यार के बारे में। अब जैसे ही मराठा बेगम को पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी को पता चल चुका है, तो ये भागी भागी पहुंची किसके पास? महमूद शाह के पास, और महमूद शाह को बोला कि अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया है जो पता नहीं चलना चाहिए था। अब यहाँ से भागकर ये कहाँ जाता है? हमीर की शरण में, और भागते भागते अपने साथ किसको पकड़ के ले जाता है? के हब्रू को। किसकी शरण में चला जाता है? हमीर की शरण में। और हमीर बहुत हटीला राजा था, एक बार जो ये कमिटमेंट कर देता था फिर ये किसी की भी नहीं सुनता था। तो हमीर की शरण में चला जाता है, और फिर अलाउद्दीन खिलजी जब इससे मांगता है तो देने से इनकार कर देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। इसकी जो जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? इस जो प्रेम की जो घटना है इसकी जानकारी हमें मिलती है हमीर हट ग्रंथ से। हमीर हट ग्रंथ से मिलती है। ठीक है, एक हमने अभी ग्रंथ पढ़ा है जोधराज कृत हमीर रासो। उस ग्रंथ में मराठा बेगम का नाम क्या मिलता है? या मराठा बेगम को प्यार से क्या कहा जाता था? चिमना बेगम। क्या कहा जाता था? मराठा बेगम का नाम क्या मिलता है? चिमना बेगम। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के कारण क्या क्या रहे थे। पहला कारण क्या था? अपनी साम्राज्यवादी नीति मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। दूसरा कारण था हमीर ने कर देने से इनकार कर दिया था इसलिए। तीसरा कारण था अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था। और चौथा कारण था कि हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के मंगोली विद्रोही महमूद शाह और के हब्रू को शरण दे रखी थी, और जब अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे हमीर से मांगा इन्हें तो इसने देने से इनकार कर दिया। महमूद शाह कौन था? चिमना बेगम का प्रेमी था, और इस चिमना बेगम कौन थी? अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी। अलाउद्दीन खिलजी को जब इसकी बात का पता चलता है तब मराठा बेगम इसको दिल्ली से भगा देती है। महमूद शाह यहाँ से भागकर किसकी शरण में चला जाता है? हमीर की शरण में चला जाता है। इस घटना की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है हमीर हट ग्रंथ से। एक ग्रंथ है जोधराज कृत हमीर रासो, जो कि 18वीं शताब्दी में लिखा गया था, और इसमें मराठा बेगम का क्या नाम मिलता है? चिमना बेगम। यहाँ हमने देखा था कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कौन कर देता है? अलाउद्दीन खिलजी, और ये शासक बन जाता है दिल्ली का। तो अब हमें कारण पता चल गए हैं कि रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण क्यों करेगा। अब सबसे पहले ये आक्रमण के लिए किसे भेजता है वो देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से रणथंभौर पर आक्रमण के लिए आते हैं, या अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति और 3 सेनापतियों को भेजता है रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। कौन कौन? अलप खां, उल्गू खां और नुसरत खां। अलप खां जो था वो एक अलग जगह पर घेरा डाले हुए था, और ये दोनों जो थे वो अलग जगह पर घेरा डाले हुए थे। इससे पहले हम बात करते हैं, ये तीनों जब रणथंभौर पर आक्रमण के लिए जा रहे थे
तो इन तीनों ने सोचा कि रणथंभौर को जीतना मुश्किल हो सकता है, और अगर बिना कुछ जीते वापस दिल्ली गए तो जो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी वो इन्हें छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए इन्होंने रास्ते में सोचा कि क्यों ना जाइन दुर्ग, जो कि रास्ते में पड़ रहा था, जाइन दुर्ग, इसको भी जीतते हुए चले, ताकि कुछ तो लेकर जाएंगे। जाइन दुर्ग कहाँ पर है? छाणगांव, और छाणगांव कहाँ? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, छाणगांव। और इसी को क्या कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। इस जाइन दुर्ग को किसने जीता? अलाउद्दीन खिलजी के तीनों सेनापति अलग खां, उल्गू खां और नुसरत खां ने। फिर जब ये रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए निकले तो ये दो जगहों पर घेरा डाले हुए थे। एक जगह पर नेतृत्व कौन कर रहा था? अलग खां, और दूसरी जगह पर उल्गू खां और नुसरत खां। अब इधर से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति भेजे हैं, तो इधर से हमीरदेव चौहान भी अपने सेनापति भेजेगा। हमीरदेव ने अपने कितने सेनापति भेजे? 2। एक है भीम सिंह और दूसरे धर्म सिंह। भीम सिंह और दूसरे कौन है? धर्म सिंह। ये दोनों अलग अलग रास्तों से आक्रमण के लिए गए, इन दोनों ही घेरों पर। यहां पर अलग खां ने भीम सिंह की हत्या कर दी, और इधर जो मामला था उसमें धर्म सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को खदेड़ दिया। एरो इधर जा रहा है तो इसका मतलब कौन खदेड़ रहा है? धर्म सिंह। एरो इधर जा रहा है, इसका मतलब कौन हत्या कर रहा है? अलग खां कर रहा है। किसकी? भीम सिंह की। ठीक है, अब वापस जब ये रणथंभौर पहुंचता है तो इसको तो पता भी नहीं है कि भीम सिंह मर चुका है, लेकिन जब हमीरदेव को इसकी सूचना मिलती है तो ये भीम सिंह की मृत्यु का दोषी किसको ठहराता है? धर्म सिंह को। भीम सिंह की मृत्यु का दोषी किसको ठहराता है? धर्म सिंह को। और इस धर्म सिंह को सेनापति पद से हटा देता है, और इसी के भाई भोज को सेनापति बना देता है। हालांकि कहा जाता है कि बाद में धर्म सिंह ने फिर से विश्वास जीता, किसका? हमीर का, पुनः विश्वास जीता। तो हमीरदेव वापस से इसको क्या बना देता है? सेनापति। इधर भोज को सेनापति पद से हटा देता है, तो भोज गुस्से में आकर किसकी शरण में चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी की शरण में, अपने भाई पृथ्वी सिंह को लेकर। और अलाउद्दीन भोज को कहाँ की जागीर प्रदान करता है? जगर की जागीर प्रदान करता है, की जागीर देता है। ठीक है, यहाँ पर एक फैक्ट है कि जब नुसरत खां आक्रमण कर रहा था तब रणथंभौर दुर्ग में एक व्यवस्था है कि ऊपर से पत्थर के गोले दागे जाने वाली मशीन है। तो जब ऊपर से पत्थर दागे जा रहे थे तो एक गोला नुसरत खां के सिर पर आकर लगता है और नुसरत खां नीचे से ऊपर चला जाता है, यानी कि मर जाता है। तो रणथंभौर दुर्ग से आने वाले गोले पत्थर के गोले लगने से मृत्यु हुई किसकी? नुसरत खां की। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड टीचर या ऐसी किसी भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है कि रणथंभौर दुर्ग पर पत्थर के गोले लगने से किस अलाउद्दीन खिलजी की किस सेनापति की मृत्यु हुई है? तो आंसर क्या होगा? नुसरत खां। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर तो कोई बात बनी नहीं क्योंकि अलग खां, उल्गू खां, नुसरत खां 3 सेनापति पर अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा, लेकिन तीनों ही हमीरदेव चौहान को पराजित करने में असफल रहे, रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रहे। अब खुद कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। अब विलन खुद आ रहा है एंट्री लेकर, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब अलाउद्दीन खिलजी खुद आता है, स्वयं आता है आक्रमण करने, कहा? रणथंभौर पर। ये है रणथंभौर दुर्ग। बहुत सारी पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ ये दुर्ग है, और
आसानी से तो दिखता भी नहीं है। ऐसे दुर्ग को जीतने के लिए कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। इस दुर्ग के बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है जो कही है किसने? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा कि और सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तर बंद है। ये उक्ति किसने कही है? अबुल फजल ने। किस दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग। क्योंकि ये दुर्ग चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इतनी आसानी से तो ये दुर्ग दिखता भी नहीं है, इसलिए क्या कहा है कि और सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तर बंद है। ठीक है। अब यहाँ शासन कौन कर रहा था? यहाँ का शासक था हम्मीरदेव चौहान। इस अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करने आता है, कब आता है? पहली बात तो 1301 में। और जब आक्रमण करने आता है तो इसने हम्मीरदेव चौहान के साथ संधि करने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन हम्मीरदेव चौहान ने इस संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी को देखकर ही लग गया था कि इस दुर्ग को जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस दुर्ग को ठीक से देखने में ही इतनी कठिनाई है, तो जीता तो कैसे जा सकता है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी कूटनीति का प्रयोग करता है, और क्या करता है ये कि हम्मीरदेव चौहान के 2 सेनापति को पकड़ता है। हम्मीरदेव चौहान के 2 सेनापति थे, और उन सेनापति का नाम है रणमल और रतिपाल। ये दोनों ही देशद्रोही निकले। इनको इस अलाउद्दीन खिलजी ने थोड़ा सा लालच दिया और कहा कि अगर मैं रणथंभौर दुर्ग को जीतता हूं तो तुम्हें यहाँ का शासक बना दूंगा। इसने लालच दिया और ये इसके बहकावे में आ भी गए। इन दोनों ने क्या किया कि रणथंभौर दुर्ग पर जो सैनिक चौकसी थी, क्या थी? सैनिक चौकसी, उसे हटा दिया और अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग में पहुंचने के गुप्त मार्ग बता दिए। सैनिक चौकसी जैसे ही हट गई, अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो रस्सियों और सीढ़ियों के माध्यम से दुर्ग में प्रवेश करती। अलाउद्दीन खिलजी की सेना रस्सियों व सीढ़ियों के माध्यम से कहाँ प्रवेश कर गई? दुर्ग में प्रवेश कर गई। दुर्ग में प्रवेश कर गई। अब यहाँ दुर्ग में हम्मीरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और इनकी रानी रंग देवी ने अपनी पुत्री, और पुत्री का नाम क्या था? देवल दे के साथ पद्मला तालाब में जल जोहर कर लिया। आगे हम देखेंगे कि जोहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है, शाका, ये सारे आपको इतिहास में ये शब्द देखने को मिलेंगे। और सबसे पहला शाका या सबसे पहला जोहर किसे कहा जाता है? इसी जोहर को या इसी शाके को कहा जाता है। तो ये क्या था? राजस्थान का पहला जोहर और पहला शाका था। राजस्थान का पहला जोहर या शाका। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का पहला जोहर या पहला शाका कब हुआ? तो कब हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तब हुआ। कब हुआ आक्रमण? 1301 में। ठीक है। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को घायल अवस्था में दिखता है कौन? इसका दुश्मन महमूद शाह। महमूद शाह को घायल अवस्था में देखकर अलाउद्दीन खिलजी इसको पूछता है कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो ये बताता है, पलटकर जवाब देता है कि अगर मैं बच गया तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा, और फिर उसके बाद रणथंभौर दुर्ग का शासक उसे बनाऊंगा जो हम्मीरदेव चौहान का उत्तराधिकारी होगा। ये सब सुनकर अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया और इसने इसको हाथी के पैरों के तले कुचलवाकर मार दिया। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया। ठीक है। इस आक्रमण के बारे में अमीर खुसरो ने एक उक्ति कही है। अमीर खुसरो ने क्या कहा है?
जब हमीरदेव चौहान लड़ते हुए मारे गए और अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है रणथंभौर दुर्ग पर, तब अमीर खुसरो कहते हैं कि आज कुफ्र यानी धर्म, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो ने ही इस दुर्ग के बारे में एक और उक्ति कही है कि यह दुर्ग में जो ये अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण चला था या घेराव चला था, वो इतना लंबा चला था कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो खाद्य सामग्री थी वो खत्म होने पर आई थी। और ऐसा कहा जाता है कि 2 सोने के दानों के बदले एक चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तो क्या कहा इन्होंने? 2 सोने के दानों के बदले एक चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। किसने कही है ये बात? अमीर खुसरो ने। किस दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कही थी। अभी हमने देखा है क्या कि रणथंभौर पर आक्रमण के लिए स्वयं कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी कब आता है? 1301 में। जब इस दुर्ग को अबुल फजल ने देखा तो कहा कि और सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तर बंद है, क्योंकि यह दुर्ग चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और आसानी से तो देखा भी नहीं जा सकता इस दुर्ग को। ऐसे दुर्ग को जीतने के लिए कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जब इसने भी इस दुर्ग को देखा तो इसको भी यही लगा कि इस दुर्ग को सीधे सीधे जीतना असंभव है। तो इसने पहले तो संधि प्रस्ताव भेजा हमीरदेव चौहान को। हमीरदेव चौहान ने इस संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर उसके बाद में ये लालच देता है किसे? रणमल और रतिपाल को, जो कि हमीरदेव चौहान के सेनापति थे। इन दोनों ने क्या किया? दुर्ग से सैनिक चौकसी हटा दी और गुप्त मार्ग बता दिया। इधर से फिर इसकी सेना प्रवेश कर जाती है रस्सी और सीढ़ियों के माध्यम से रणथंभौर दुर्ग में। यहाँ हमीरदेव चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और इनकी रानी रंग देवी ने अपनी पुत्री देवल दे के साथ पद्मला तालाब में क्या किया? जल जोहर किया। इसी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम जौहर या प्रथम शाखा। कब हुआ था प्रथम जौहर या शाखा? 1301 में। यहाँ से जब रणमल और रतिपाल जब हमीरदेव चौहान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी देखता है और कहता है कि तुम जब अपने स्वामी के नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे, और बाद में इनकी भी हत्या कर देता है। यहाँ घायल अवस्था में मिलता है महमूद शाह किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी इस महमूद शाह को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देता है और ये भी मर जाता है। अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। और क्या कहा कि यह घेरा या यह आक्रमण इतना लंबा चला कि 2 सोने के दानों के बदले एक चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। हमीरदेव चौहान जो है वे काफी प्रतापी शासक रहे थे और कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान ने अपने पूरे जीवन काल में 17 युद्ध लड़े। हमीर ने अपने जीवन में कुल कितने युद्ध लड़े? कुल 17 युद्ध लड़े। उनमें से 16 युद्धों में विजयी रहे और अंतिम जो युद्ध था उस अंतिम युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। हमीर का जो दरबारी कवि था, हमीर के जो दरबारी कवि थे उनका नाम क्या है? दरबारी कवि का नाम था बीजादित्य। हमीर ने एक कोटिजन यज्ञ करवाया और इस कोटिजन यज्ञ के जो पुरोहित थे वो कौन थे? राजरूप। और इस कोटिजन यज्ञ के जो पुरोहित थे वे कौन थे? विश्वरूप। अभी हमने देखा था जौहर, शाका और केसरिया, ये 3 क्या होते हैं, किस चीज को कहा जाता है? इनकी डेफिनेशन हम देखते हैं। पहला हमने देखा है जौहर। जौहर क्या होता है? जब रानियां स्वयं को अपनी दासियों के साथ दासियों व सखियों के साथ मिलकर आग को समर्पित कर देती है या स्वयं को आग में समर्पित कर देती है। केसरिया क्या होता है?
जब राजा सिर पर केसरिया बाना बांधकर, सिर पर केसरिया बाना या साफा बांधकर युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है, तो वो घटना क्या कहलाती है? केसरिया। एक होता है शाका। शाका का क्या मतलब होता है कि जौहर भी होता है और केसरिया भी होता है, यानी दोनों ही घटना होती है। जिसमें दोनों ही घटना होती है वो क्या कहलाता है? शाका। जैसे अभी हमने पढ़ा था, हमीरदेव चौहान भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, इधर उनकी रानी ने भी स्वयं को जल में या आग में समर्पित कर दिया। उन्होंने जल में किया था, तो जल जौहर कहलाया। और जब ये दोनों ही घटनाएं होती है तो उसे क्या कहा जाता है? शाका। लेकिन एक शब्द और होता है, अर्धशाका। अर्धशाका क्या होती है कि दोनों में से कोई एक घटना होती है, कोई एक घटना। जैसे कि केसरिया हो गया लेकिन जौहर नहीं हुआ। और ऐसा कब हुआ? तो ये हुआ था लूणकरण भाटी के समय। लूणकरण भाटी के समय क्या हुआ था? अर्धशाका का 1550 में। इसीलिए जैसलमेर, लूणकरण भाटी जैसलमेर के थे, इसीलिए जैसलमेर के अर्धशाके प्रसिद्ध है। अर्धशाके या अर्धशाके कहाँ के हैं? तो जैसलमेर के हैं। और इसमें लूणकरण भाटी ने तो केसरिया किया था, लेकिन इनकी रानियों ने जौहर नहीं किया था। तो ये सब हमने देखा। जौहर क्या होता है कि रानियां जब स्वयं को अपनी दासों के साथ मिलकर आग को या जल में समर्पित कर देती है। केसरिया होता है राजा अपने सिर पर केसरिया बाना बांधकर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है, उस घटना को केसरिया कहा जाता है। शाका कब होता है? जब जौहर और केसरिया दोनों ही घटना होती है, उस पूरे घटनाक्रम को क्या कहा जाता है? शाका। और अर्धशाके में क्या होता है? इन दोनों में से कोई एक घटना होती है। ये कब हुआ था? लूणकरण भाटी के समय 1550 में हुआ था, जब लूणकरण भाटी तो वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन इनकी रानी ने जौहर नहीं किया। इसीलिए क्या कहा जाता है? जैसलमेर में अर्धशाके हुए थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है रणथंभौर का इतिहास। रणथंभौर के इतिहास में महत्वपूर्ण बातें यही हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपकी स्टडी और आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।